चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट कर लिया था अपन ने। ऑर्गेनिक का पूरा एक बार रिवीजन कर डालिए जबरदस्त तरीके से, ताकि मैं अगला जो संडे आपको टेस्ट दूंगा वो पूरा फुल ऑर्गेनिक का दूंगा। ठीक है? और उसमें करना क्या है, फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट पूरा अच्छे से स्टडी करना है, पूरा अच्छे से स्टडी करना है। और मैंने आपको रिएक्शन रिएजेंट और मैकेनिज्म तो सारी 4 दिन में करा दी, 4 क्लास में आपको पूरा कंप्लीट कर लिया था अपन ने। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अब आज का टारगेट अपना है, लिखिए, सॉलिड स्टेट कंप्लीट करना है। चलिए बस रिस्टार्ट। सॉलिड स्टेट में चलिए सॉलिड स्टेट में सबसे पहले मैं छोटी सी बात, स्टार्ट बिल्कुल अपन, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको पूरा एकदम ब्रेन में आ जाए, पूरा मैप बन जाए। मेन बात, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझे? सबसे मेन बात याद करो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट परफेक्ट ऑर्डर में होता है, परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। और इनमें परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है, कैसा भी कहीं भी होता है। ठीक, इसकी जब आप कटिंग करोगे, जब आप इसकी कटिंग करोगे तो क्या मिलेगा? एकदम क्लीन क्लीवेज मिलेगा, एकदम क्लीन क्लीवेज। और इसकी कटिंग करोगे तो ये देखो ऐसा मिलेगा। ठीक है, रफ सरफेस, एक इक्वल पार्ट में एकदम क्लीन क्लीवेज जैसा आपको नहीं मिलेगा, रफ क्लीवेज मिलेगी इसकी, समझ गए? और सबसे मेन बात जो अब आते हैं, ये ज्योमेट्री डेफिनेट होती है, इनकी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स नहीं हो पाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे होते हैं? एनआइसोट्रोपिक होते हैं, एनआइसोट्रोपिक है और ये आइसोट्रोपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग प्रॉपर्टी मिलेंगी, इस डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो अलग प्रॉपर्टी मिलेंगी। इसमें सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो तो उसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक, और वो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब फिजिकल, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, इस डायरेक्शन में अलग होगा, इस डायरेक्शन में डेंसिटी अलग होगी, इसमें डेंसिटी अलग होगी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है एनाइसोट्रोपिक, अब भूलना नहीं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के वैल्यूज जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, और इसमें अलग अलग डायरेक्शन में सेम होते हैं ये। और अब सब ध्यान रखना, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी पॉलीमर हैं, जो अपन ने पॉलीमर चैप्टर में पढ़े हैं, पॉलीमर चैप्टर में जितने पॉलीमर पढ़े हैं सब के सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ठीक है, बहुत ध्यान रखना, स्टार्च, सेल्यूलोज, वो सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन रबर, सब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो सब आ जाएंगे, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये मेन बात मैंने आपको समझा दी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? रियल सॉलिड होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? स्यूडो होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं, एमार्फस सॉलिड होते हैं, एमार्फस सॉलिड होते हैं। ग्लास वगैरह, ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, मतलब इनमें
धीरे धीरे बहने बहने माना फ्लो की टेंडेंसी होती है। लिक्विड है, लिक्विड में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बोलो, फ्लो की। तो आपका ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। ग्लास की जब आप खिड़की से निकाल लेना ग्लास को, तो ऊपर वाली जो आप वो देखोगे वो पतला रहेगा, धीरे धीरे नीचे मोटी होते जाएगी उसकी फिल्म। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सुपर कूल्ड लिक्विड एमॉर्फस सॉलिड, स्यूडो सॉलिड होते हैं और ये रियल सॉलिड होते हैं। बस हो गया। चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, उनके एग्जांपल सब आप ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड देयर फोर्स। तो सबको याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट। आयनिक क्रिस्टल, बोलो, आयनिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होते हैं, आयंस। कैसे होते हैं, केटायन और एनायन होते हैं। और केटायन और एनायन के बीच कौन सा फोर्स होता है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलॉम्बिक फोर्स। कूलॉम्बिक फोर्स होता है इनके बीच। काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। और इनका जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और आयनिक कंपाउंड के तो कितने एग्जांपल लिख सकते हो, बोलो, NaCl, KCl वगैरह, CaCl, ZnS, CF2, कितने अपन पढ़े। तो सब आयनिक, पर ध्यान देना आयंस होती हैं इनमें। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, जैसे ही आप इस पे हथौड़ा मारोगे टूट जाएंगे, ब्रिटिल होते हैं। तो ये सब बातें इनमें आ जाती हैं। अच्छा, अगली बात, कंडक्टिविटी। तो सॉलिड स्टेट में तुम्हें मालूम है, सॉलिड स्टेट में नमक NaCl नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है NaCl। क्यों होता है, क्योंकि आयंस फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, इसलिए है ना, नॉट मूवेबल होते हैं। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि आयंस अब मूवेबल हो जाते हैं, आयंस मूव करने लगते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना। इसका मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट क्या करता है, वो भी कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी आयंस मूव करते हैं। तो ध्यान देना भैया, एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट ये दोनों कैसे होते हैं, कंडक्टेंस शो करते हैं, कंडक्टर होते हैं। और ये नॉन कंडक्टर होता है इनका सॉलिड स्टेट। तो ये आयनिक की काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे कि अगर मान लो मैं LiCl से लगा करके LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl तक जाऊं, तो बताओ कंडक्टिविटी इनकी बढ़ेगी कि घटेगी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, इसकी इंक्रीज होगी कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में Li आयन और ये क्या है, सीजियम आयन। कहने को तो साइज इसका बड़ा है, लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि नीचे जाने पर इनकी, इसको हटा देना, क्यों, इनमें तो, इसमें सभी में Cl आयन है और Cl आयन है, तो ये तो इक्वल कंडक्टेंस देंगे भाई। फिजिक्स में नंबर अलग है, केमिस्ट्री में सबके सेम हो गए, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको हटा दिया, बस ये देखें। तो बताओ Li आयन नीचे जाने पर रेडियस क्या होगी, नॉर्मल रेडियस। नॉर्मल आयनिक रेडियस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होगी। इसलिए अब फाई क्या होता है, चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज साइज रेशो। फाई क्या होगा, जल्दी बताइए, फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, नीचे जाने पर डिक्रीज होगा। फाई डिक्रीज होगा तो पानी के
डाइपोल को अट्रैक्शन कम करेगा, तो इसका नीचे जाने पर इफेक्टिव साइज क्या होना चाहिए, नीचे जाने पर डिक्रीज होगा, इफेक्टिव साइज डिक्रीज होगा। सबसे छोटा साइज एक्वस मीडियम में, इफेक्टिव साइज इन एक्वस मीडियम डिक्रीज हो जाएगा। सबसे छोटा साइज इसका होगा, सबसे बड़ा साइज इसका होगा। कहां पर, एक्वस मीडियम में। मैंने पानी लगा लगा के आपको बताए थे ऐसे, ये पानी लग जाएंगे, ये खूब बड़ा साइज हो गया और इसमें पानी कम लगेंगे, तो बस इसका इफेक्टिव साइज छोटा हो गया इसका। और जिसका साइज छोटा हो जाएगा उसकी मूविंग कैपेसिटी, मतलब क्या, मोबिलिटी, इसलिए मोबिलिटी इंक्रीज होगी नीचे जाने पर। सबसे ज्यादा मोबिलिटी इसकी होगी, और मोबिलिटी और कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। अब जब मोबिलिटी बढ़ेगी इसलिए कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो नीचे जाने पर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी मिलेगी, सबसे कम इसकी मिलेगी, क्योंकि इसका इफेक्टिव साइज एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा होता है। इसे ध्यान रखना पूरा, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, सिंपल है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं मोल्टन स्टेट की। जल्दी बताओ, मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी, मोल्टन स्टेट में LiCl से लगा करके बताओ जल्दी। मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि मोल्टन स्टेट में तो एक्वस नहीं है, इफेक्टिव ये वाली बात नहीं आएगी उसमें, इसमें तो नॉर्मल साइज की बात आएगी। ये देखिए नॉर्मल साइज बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मल साइज सबसे जिसका साइज बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। इसको हटा दीजिए इनको, क्यों, सेम है। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज बिकॉज आयनिक साइज इंक्रीज, बस इसकी मोबिलिटी कम, इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा। मोबिलिटी बोलो डिक्रीज, आयनिक साइज इंक्रीज, मोबिलिटी डिक्रीज, आयनिक साइज इंक्रीज, मोबिलिटी डिक्रीज, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। सबसे कम कंडक्टर होगा कब, मोल्टन स्टेट में। तो ये वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाता हम, यहाँ पे पढ़ा दिया अपने को, क्या कहीं भी पढ़ लो। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा होता है कोवेलेंट क्रिस्टल। याद करिए कोवेलेंट क्रिस्टल की खास बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम होते हैं, एटम, और एटम एटम के बीच जो बॉन्ड होता है, एटम एटम के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच का फोर्स हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। फिर ये क्या बनाते हैं, एटम एटम ये बॉन्ड बनाते बनाते जाइंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, और नेटवर्क बनाने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वेरी हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई। अब मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का मैंने लिखा था हाई, इनका लिखा है वेरी हाई। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया वेरी हाई, मॉलिक्यूल जॉइंट नेटवर्क बनता है। एग्जाम्पल, एटम से बनने वाले बोलो, कार्बन एटम से डायमंड, डायमंड कार्बन एटम से ग्रेफाइट, कार्बन एटम से, ठीक है, सिलिका, SiO2, इसमें ध्यान से सुनना, बोले सर ये तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है, इस पर तो +4 और इस पर -2 चार्ज है, तो ये तो आयन से ना बेटा, आयन से जरूर हो जाते हैं पर इनमें कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। SiO, याद करो आपने क्या बनाया था, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है। आयनिक 4O, इंटरपार्टिकल फोर्स इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिलिका SiO2, Al, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड,
Al और N के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये भूलना नहीं, ये कंफ्यूज कर देते हैं AlN और SiO2 सिलिका। तो ये इसकी खास बात है कोवेलेंट क्रिस्टल। फिर तीसरा तीसरा हो गया मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। बेटा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं, पर याद करना कौन से मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में, कोवैलेंट मॉलिक्यूल। इसमें तीन टाइप के होते हैं, जिनमें लंदन फोर्स हो, इसी लंदन फोर्स को आप वांडर वाल फोर्स भी कहते हैं, इसी लंदन फोर्स को आप डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। तो डिस्पर्सन फोर्स, यदि ये फोर्स इनके बीच में हो, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, CH4 का क्रिस्टल, CO2 का क्रिस्टल, हीलियम का क्रिस्टल, नियॉन का क्रिस्टल, ये इनके जो क्रिस्टल हैं ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हैं, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं ये। बोले सर ये तो मॉलिक्यूल नहीं है, पर इनमें एटम ही, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और नियॉन, इनके क्रिस्टल, P4 का क्रिस्टल, आयोडीन का क्रिस्टल, सल्फर एसिड का क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल से बने क्रिस्टल हैं, जिनमें लंदन फोर्स, वांडरवाल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स इनके बीच एक्ट करता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सब कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत होता है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये फोर्स इतना कमजोर है, ये फोर्स इतना कमजोर है कि बड़ी आसानी से टूट जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होंगे, वेरी लो होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी बात, यदि फोर्स, ये बात क्लियर हो गई सबको, तो ये इनमें से कोई सा भी आए यार, कोई भी CCl4 का क्रिस्टल, ठीक है, किसी का भी क्रिस्टल आप बहुत आराम से, ज्यादातर ये पूछ लेते हैं ना। फिर यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आए कि भाई दूसरा, जैसे आपको दिया डाइपोल अट्रैक्शन, अगर आपका फोर्स डाइपोल अट्रैक्शन है, जैसे एग्जाम्पल आप HCl ले सकते हो, ये HCl का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। तो HCl में ऐसा, दूसरा आपने HCl लिखा वह भी ऐसा ही है। तो बताइए ये जो फोर्स है ये इनके बीच में, ये कौन सा हो गया बेटा, डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। और डाइपोल इंटरेक्शन अगर हो जाता है तो हम ये कहते हैं ये पोलर क्रिस्टल हो गया। कैसा है, पोलर कोवेलेंट क्रिस्टल है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट वही है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएंगे। उनमें कौन सा अट्रैक्शन होगा बेटा, डाइपोल अट्रैक्शन होगा। और इनमें मेल्टिंग पॉइंट पहले वाले के रिस्पेक्ट में थोड़े से ज्यादा होंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है वो वांडर वाल फोर्स से थोड़ा स्ट्रांग होगा, वांडर वाल फोर्स वीक, उससे ज्यादा डाइपोल, उससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एसीटोन का क्रिस्टल वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। जैसे ये डाइपोल भर दिख जाए आपको, ऐसा डाइपोल, जैसे SO2 का क्रिस्टल, ये देखिए SO2 का क्रिस्टल, क्योंकि सल्फर पर ये है, तो ये अगर ये नहीं होता तो ये ऐसा होता, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो नॉन पोलर हो जाता। पर ये है तो यहाँ पर इसमें
ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये निगेटिव चार्ज आ गया, तो ऐसा बन जाएगा, जैसे मैंने ये बनाया ऐसा ये बन जाएगा। तो ये SO2 का क्रिस्टल, HCl का क्रिस्टल, अमोनिया का क्रिस्टल, अमोनिया का क्रिस्टल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एल्डो हमें अमोनिया लगता कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड, लेकिन अमोनिया का क्रिस्टल हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल में नहीं क्लासिफाई किया जाता। अमोनिया इज क्लासिफाइड इन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्रिस्टल, दैट इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट क्रिस्टल है ये। तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया ये। बोलो समझ आ गया आपको? अब ये अमोनिया को हाइड्रोजन बॉन्डेड में नहीं डालेंगे। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल, तो जब तीसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का मतलब जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जैसे आपका HF, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल नहीं बना रहा हूं, एक्चुअल हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको आना चाहिए। सबको याद है कि नहीं इसका एक्चुअल हाइड्रोजन बॉन्ड? क्यों बच्चों? HF का जल्दी बताओ। ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड H बीच में है, F जो है यहाँ है, ये इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्डेड H2O का क्रिस्टल माने आइस, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल के अंतर्गत आएंगे। अमोनिया एक्चुअली गैस है, बहुत लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इन्हें आप अच्छे से पहचान लीजिए। और मेटालिक क्रिस्टल तो सब जानते हैं, मेटालिक। अच्छा, इन सब में मैंने अभी फोर्स लिख दिया था, वांडरवाल फोर्स जिनमें हो उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। ये आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो और मेटालिक क्रिस्टल में क्या होता है? मेटालिक क्रिस्टल जल्दी से देखो, ये आपका सोडियम, इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा दूसरा सोडियम, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो ये बन गया अपना ऐसा सोडियम आयन, ये बन गया सोडियम आयन, ये बन गया सोडियम आयन, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ जाते हैं? कमरे में, क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइट वगैरह में आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन सभी से, इससे भी अट्रैक्ट कर रहा है, इससे भी अट्रैक्ट कर रहा है, इससे भी अट्रैक्ट कर रहा है, और Na आयन है उससे भी अट्रैक्ट कर रहा है, और Na आयन है, सब तरफ से अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स है, सोडियम आयन फिक्स है बेटा, ये सोडियम आयन सब फिक्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिस इज द फोर्स, दिस इज द मेटालिक फोर्स। ये मेटालिक फोर्स हो गया, ये जो फोर्स है ये मेटालिक फोर्स हो गया। तो मेटालिक फोर्स इन बिटवीन फिक्स्ड मेटल आयन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इनके बीच जो फोर्स होता है उसे हम बोलने लगते हैं मेटालिक फोर्स। और ये पूरा आपका इस तरह से क्रिस्टल तैयार हो जाता है। मेटालिक क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनों के कारण कंडक्टिविटी मिलती है। तो काफी अच्छे होते हैं मेटल कंडक्टर, मेटल कंडक्टर काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, मैंने वेरी हाई नहीं लिखा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ब्रिटेल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी अपने आप हो जाती है इनमें। अब वो तो आप समझने लगे होंगे, इनको भूलना नहीं है। और मेटालिक बॉन्ड डे हो गया आपका, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया। मेटालिक क्रिस्टल में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर मेटल की होती है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर मेटल की होती है। तो ये
पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम, टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7, सबको याद है। और चौथी बात यूनिट सेल, थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनिट सेल कैसे बनता है सब भूले तो नहीं। कांस्टिट्यूएंट यूनिट जब लेटेस्ट पॉइंट पर अरेंज हो जाए तो वो यूनिट सेल बनाने लगते हैं। यूनिट सेल सब जानते हैं। सिंपल यूनिट सेल, जल्दी बोलो, सिंपल यूनिट सेल कैसे बनता है? किसी भी चीज का सिंपल अगर बनाना है तो सिंपल यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पर एटम होते हैं तो हम उसे बोलते हैं सिंपल। सिंपल क्यूब नहीं बोल रहा हूं बेटा, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल का मतलब है कॉर्नर पर यदि एटम हो तो सिंपल यूनिट सेल बन जाएगा। और सेंटर्ड यूनिट सेल दूसरा, सेंटर्ड यूनिट सेल तो सबको याद है। सेंटर्ड में 3 होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात नहीं कर रहा हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात नहीं कर रहा हूं। फेस सेंटर्ड का मतलब ये सिंपल हो गया, कॉर्नर पर जब एटम हो, ठीक है। फेस सेंटर्ड मतलब फेस पर एटम हो, ऊपर वाला फेस, साइड वाला फेस, साइड वाला फेस, नीचे वाला फेस, सामने वाला फेस, बैक वाला फेस। अब अगर इनकी एबीसी आर्म बराबर हो जाए तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहलाने लगेगा। तो फेस सेंटर, अगर कभी क्वेश्चन आए कि फेस सेंटर्ड का क्या मतलब है, तो फेस सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर पर और फेस पर, कॉर्नर पर भी हो और फेस पर भी हो, तो हम उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड। और एंड सेंटर्ड का मतलब एंड पर हो। ये देखिए मैं एंड बना रहा हूं 2, ये हटा दिया मैंने और ये हटा दिया, ये 2 एंड हमारे पास ये है। तो इसके इस एंड पर और इस एंड पर अगर एटम जहां मैं उंगली रखे हूं बस, तो ये आपका हो जाएगा एंड सेंटर्ड। अपोजिट एंड पर होना चाहिए, ये देखिए अपोजिट एंड पर जब एटम हो, कॉर्नर पर हो और अपोजिट एंड पर हो तो वो एंड सेंटर्ड बन जाएगा। और बॉडी सेंटर्ड, ये हटाइए और बॉडी के अंदर एक बिठा दीजिए ये, तो वो बन जाएगा बॉडी सेंटर्ड। तो सेंटर्ड में 3 होते हैं, समझ गए। और सिंपल एक होता, ऐसे टोटल यूनिट सेल कितने बन सकते हैं? 4 यूनिट सेल बनते हैं, 4। और हमारे टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं बच्चों? 7 क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल 4। तो 7 into 4 कर दें तो 28 पॉसिबल यूनिट सेल हो सकते हैं। पॉसिबल यूनिट सेल ये होता है 28, लेकिन एक्चुअल में 28 नहीं मिलते। एक्चुअल में हमें कितने मिलते हैं? किसी को याद है? 14 यूनिट सेल ही हमको मिलते हैं। 14 ब्रेवियन लैटिस मिलते हैं, याद है ना सबको? कितने ब्रेवियन लैटिस मिलते हैं? जल्दी बताओ मेरे को, कितने ब्रेवियन लैटिस मिलते हैं? ओनली 14 ब्रेवियन। कैन पॉसिबल, ठीक है। कितने में यार? में पॉसिबल, तो 28 में पॉसिबल, बट एक्चुअल में 14 ब्रावियन लैटिस ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, मैं भी याद करा, सब याद दिला दे रहा हूं तुम लोग को। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, उनमें 28 यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं, पर 28 एक्चुअल नहीं होते हैं। एक्चुअल होते हैं कितने? 14 एक्चुअल ब्रावियन लैटिस एग्जिस्ट। ब्रावियन लैटिस का मतलब 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जो बनते हैं वो केवल 14 ही पॉसिबल होते हैं। और इन 14 3 डायमेंशनल लैटिस को ही हम बोलने लगते हैं ब्रेवियन लैटिस या ब्रावेस लैटिस। ब्रावेस लैटिस। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको गलती नहीं होनी चाहिए। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम सबको याद है? टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम जल्दी बताओ। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक में कितने ब्रेवियन लैटिस होते हैं? किसी को याद है? ब्रेवियन लैटिस बोलो कितने हैं? 3 ब्रेवियन लैटिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल क्यूब होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है और फेस
सेंटर्ड क्यूब होता है, एंड सेंटर्ड क्यूब नहीं होता है। तो जब कभी क्वेश्चन आए कि क्यूब में कौन सा पॉसिबल नहीं होता, यही आ सकता है बस, और कुछ नहीं। क्यूब में कौन सा पॉसिबल नहीं होता, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल फॉर क्यूबिक सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तीन होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूबिक के बाद बोलो मोनोक्लिनिक, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ठीक है, आर्थोरोम्बिक, सबको याद होना चाहिए बेटा, आर्थोरोम्बिक को मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया था, मोनोक्लिनिक को मैंने एम से रिप्रेजेंट किया था। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल को मैंने टीई से रिप्रेजेंट किया था। कोई मुझे बताएगा कि मोनोक्लिनिक में कितने हो सकते हैं पॉसिबल? मैंने मोटे का वैल्यू लिखवाया था 242 मोटे का रोल नंबर था। मोटे का रोल नंबर कितना लिखाया था? 242। इसमें दो ही होते हैं, ठीक है, मोनोक्लिनिक में दो, आर्थोरोम्बिक में चारों। मतलब क्या हुआ आर्थोरोम्बिक का? सिंपल आर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक और बॉडी सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक, ये चारों इसमें मिलते हैं हमको। यही एक ऐसा है जिसमें चारों मिलते हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और टेट्रागोनल में हमको मिलते हैं सिंपल और बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, इसमें आपको मिलता है सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, ये दो मिलते हैं। तो इनको चाहो तो आप भूल जाओ, ये इसमें चारों याद रखना बेटा, इसमें तीन याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा इन दो के क्वेश्चन हमको हमेशा पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी सभी तो याद है। बाकी सभी में कितने बतलाए थे? 1 2 3 4 हो गए। अब कौन सा? रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में कितने होते हैं? 1। हेक्सागोनल में कितने होते हैं? 1। ट्राई क्लिनिक में कितने होते हैं? ट्राई क्लिनिक में कितने होते हैं? 1। ये हो गए टोटल 14। काउंट करो, 3 2 5 4 9 और 2 11 12 13 14। तो इस तरह से आपके टोटल ब्रावियन लैटिस ये हो गए 14 और क्रिस्टल सिस्टम हो गए 7। तो ये कुछ खास बात है, इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैंने आपको फिर से क्यूबिक में 3 और मोटे का रोल नंबर 242 याद रखना, आर्थोरोम्बिक में 4। बस खत्म। ये ध्यान रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी इनके ध्यान देना, बाकी इनकी फीचर्स, हम किसी भी यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 पैरामीटर कौन से? सबको याद है, अल्फा बीटा गामा तो एंगल होते हैं, और ए बी सी 3 आर्म्स होती हैं। याद है ना सबको? कि नहीं है? ये आपको याद दिला देता हूं। अगर मान लीजिए तुमने इसे ए बोला, ठीक है, इसे आपने बी बोला और इसे आपने सी आर्म बोला, तो ए आर्म के सामने वाली जो है वो अल्फा एंगल, ए के सामने वाला अल्फा होता है, बी के सामने वाला बीटा होता है, सी के सामने वाला गामा एंगल होता है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, कभी बाई चांस आ जाए तो आप पहचान सकते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि अल्फा एंगल, तो हम बताएं ए के सामने वाला, और ए के सामने कौन सी? बी और सी आर्म है। आप चाहें तो इसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पर सी, वाई पर बी और ए पर एक्स पर ए। ये ध्यान रखने की जरूरत है। बोलो क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा, कभी नहीं भूलना। अब फिर से एक बार क्वेश्चन, अल्फा एंगल तो वाई और जेड एक्सिस मिलकर के अल्फा एंगल बनाता है। बस हो गया। चलिए मुझे बताइए जल्दी से फटाफट, इनको अगर हम पहचाने, सबसे पहले क्यूबिक में, तो क्यूबिक में क्या होगा? देखो
ये जो रिवीजन मैं करा रहा हूँ, ये रिवीजन पूरा करा रहा हूँ उस बच्चे के लिए मेनली करा रहा हूँ जो हताश हो गया, जो जरा सी छोटी बहुत ये भी चीज भूल गया है, उसके लिए रिवीजन करा रहा हूँ। और जिसको याद है, सब कुछ याद है, तो उसे रिवीजन की क्या जरूरत है। पर आप अगर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 घंटे में बस फटाफट सुनना ही तो है, क्या करना। ठीक, बताइए। सिम क्यूबिक में ए आर्म इक्वल टू बी आर्म इक्वल टू सी आर्म, हमारा जो क्यूब होता है, याद दिला देता हूं, बिल्कुल इसकी तरह है आपका क्यूब। और ये आर्म, ये आर्म और ये आर्म, ये 3 पॉइंट ओ पॉइंट पर एक आर्म, दूसरी आर्म और तीसरी आर्म बिल्कुल इक्वल है। और सब जानते हैं अल्फा बीटा गामा एंगल इन क्यूब में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये आपका क्यूब का फीचर है। अगर सिंपल क्यूब है तो भी यही रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है तो भी यही रहेगा, एंड सेंटर्ड फेस सेंटर्ड क्यूब है तो भी यही रहेगा, तीनों चीजें यही रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब इसी में आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल क्यूब इज फॉर्म्ड बाय 8 एटम्स। एक क्यूब को बनाने के लिए मिनिमम एटम्स आपको 8 चाहिए, पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम नहीं है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड कितना आना चाहिए, जल्दी बोलो। 8 इंटू 1/8। क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि कार्नर का ये एटम कितने यूनिट सेल में जाता है, तो 8 यूनिट सेल में। कार्नर का ये एटम 8 यूनिट सेल में घुसा रहता है, भूले तो नहीं हो बच्चों। 8 यूनिट सेल, ऐसे दो कार्नर पर, 2 के ऊपर 2 4 और फिर आगे 2, फिर उनके ऊपर, तो 8 बच्चों, यहाँ पर 8। ठीक है, बस मैं आपको मस्ती के साथ पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा। तो ये एक एटम का कितना पार्ट इसमें आ गया बेटा, 1/8। तो 1/8, तो जेड का वैल्यू 1 हो गया। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, जिसे मैंने बोलता हूँ यूनिट सेल कांस्टेंट, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल, जेड का वैल्यू हो गया 1, यूनिट सेल कांस्टेंट हो गया 1। बीसीसी में यहां पर आ जाएगा एटम ये। अब बताओ बीसीसी में जब यहां पर आ जाएगा तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1, ये 1 भी रहेगा बीसीसी में, तो ये 2 आ जाएगा। और यदि एफसीसी होता, अच्छा ये ध्यान से सुनना, ये जो बीसीसी अपन यूज कर रहे हैं ये उनके लिए जिनमें ये एटम भी वही है, वही ये एटम है। मैंने सपोज पोटेशियम ले लिया, तो पोटेशियम ये है, पोटेशियम ये है, तो एग्जाम्पल इसका पोटेशियम सोडियम के क्रिस्टल, सोडियम पोटेशियम के क्रिस्टल। ठीक है, इसका तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। एफसीसी, एफसीसी में ये आ जाएगा ऊपर, ये नीचे, फिर ये साइड में, ये साइड में, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड। तो बच्चों जेड का वैल्यू एफसीसी में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8। और बताओ का ये जो है ये कितने ऊपर वाले के और इसके हिस्से में है, तो इसका आधा पार्ट आएगा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों फेस का एटम कितने यूनिट सेल में जा रहा है, तो 2 में। फेस के एटम का कितना पार्ट एक यूनिट सेल में है, तो आधा। तो ये 8 इंटू 6 फेस है, 1/2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। तो अब कभी क्वेश्चन आए तो इस तरह से सोचिएगा। और एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो, तो फेस के अलोंग कितने यूनिट सेल जुड़े हो सकते हैं उससे, आंसर दो। 6। बिल्कुल सही, 6। क्यों, क्योंकि अपर फेस, डाउन फेस 2 गए, साइड फेस आगे का पीछे का, ऐसे 6 फेस है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 6 फेस है, तो बहुत सिंपल हो गया। और अब बताओ, अब ये सिंपल क्यूब के बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में हो गया। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इतने सिंपल कि मैं क्या बताऊं। तो क्यूबिक हो गया। अब बताओ दूसरा आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक, जल्दी बताओ, आर्थोरोम्बिक का कोई एग्जांपल मुझे बताएगा कि सर ये होता है आर्थोरोम्बिक का एग्जांपल, इससे हम माचिस का डिब्बा। बहुत बढ़िया, मैच बॉक्स, माचिस का डिब्बा। और माचिस का डिब्बा बच्चों कैसा होता है, माचिस का डिब्बा
माचिस का डिब्बा मेरे पास यहाँ नहीं है, मैंने माचिस, बताओ जल्दी से। चलो माचिस का डिब्बा अपन ये बना लेते हैं, ये है सपोज। याद दिलाने के लिए, बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये माचिस है, देखो ये माचिस हो गई क्या, सबसे बड़ी आर्म, उससे छोटी आर्म, और नहीं उससे छोटी आर्म और सबसे छोटी आर्म, तो ये सबसे छोटी आर्म है, ये उससे बड़ी आर्म और ये सबसे बड़ी आर्म है। बताओ जल्दी से क्या लिखना चाहिए मुझे। ए आर्म, बी आर्म, सी आर्म, तीनों आर्म इक्वल नहीं, और अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल और 90 डिग्री भी है। तो माचिस के डिब्बे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोरोम्बिक, कभी भी भूलना नहीं। जब माचिस देखो तो याद आ जाए क्या यार ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये बिल्कुल तीनों एक्सिस 90 डिग्री पर हैं। चलिए ऑर्थोरोम्बिक हो गया। फिर टेट्रागोनल, जल्दी से बोलो टेट्रागोनल कैसे याद करेंगे। टेट्रागोनल को मैंने क्या बताया था, थर्मस फ्लास्क। सर की इंक का डिब्बा, सर की इंक का डिब्बा, ये देखो सर की इंक का डब्बा में ये आर्म सबसे लंबी है और इस आर्म को देखो, ये आर्म सबसे लंबी हो गई, ये आर्म और ये आर्म दोनों बराबर है। तो क्या हुआ बच्चों, ए आर्म इज इक्वल टू बी आर्म इज नॉट इक्वल टू सी आर्म। ये एक आर्म काफी ज्यादा लंबी है, सी वाली आर्म सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक है, ये आर्म सबसे ज्यादा लंबी है और ये आर्म बराबर है। सर की इंक का डिब्बा, तो इसे ध्यान रखिए, या थर्मस फ्लास्क शायद लिखवाया हो मैंने, थर्मस फ्लास्क में का जो डिब्बा है वो भी वैसे ही रहता है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं और 90 डिग्री हैं, तो आप घर में ऐसे बना के रख लो माचिस, ठीक है, थर्मस फ्लास्क का डिब्बा ऐसे सामने रख लेना, कभी भूलना नहीं, क्योंकि हमारे से अगर एक भी भूल हो गई तो गए, एक ना एक तो आएगा ये। तो टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, रोम्बोहेड्रल, फटाफट बताओ जल्दी। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल कैसे बनाया था आपने, ऐसे, ये देखो क्यूब, क्यूब को क्या करो, ऐसा प्रेस कर दो, ये प्रेस किया, क्या लेंथ में चेंज आया, नहीं, लेकिन बॉन्ड एंगल बदल गए। ये देखिए ये बॉन्ड एंगल, ये 90 से कम हो गया, तो दूसरा ये जब 90 से कम होगा तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, बस। तो ध्यान रखना क्या हो गया, क्यूब को जब आप प्रेस कर दोगे, क्यूब अब भी आपने लिखा ए बी सी, अल्फा बीटा गामा 90, बच्चों क्यूब को प्रेस किया अपन ने, तो प्रेस करने पर ए बी सी आर्म बराबर नहीं, लेकिन बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, बट नॉट 90 डिग्री है। मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है, ये प्रेस किया तो बॉन्ड एंगल बदल गए हैं, ठीक है, बराबर रहेंगे बट 90 डिग्री नहीं रहेंगे। तो फटाफट लिखिए, लिखते जाओ, सब आपके पास लिखा रखा होगा। तो ये आप कैसे याद रखोगे, क्यूब को प्रेस करने पर ये बनता है, ए बी सी तीनों बॉन्ड लेंथ में कभी भी चेंज नहीं आएगा, प्रेस आप कर दीजिए बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे, एक से आप करेक्ट कर सकते हैं, और अल्फा बीटा गामा बराबर रहेंगे बट नॉट 90 डिग्री। ये रोम्बोहेड्रल की प्रॉपर्टी बन गई। फिर बताइए, रोम्बोहेड्रल के बाद हेक्सागोनल, जल्दी से हेक्सागोनल में प्रॉपर्टी बोलिए, हेक्सागोनल की प्रॉपर्टी बोलिए। ये सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ये बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ये बॉन्ड लेंथ लंबी है, ये बॉन्ड लेंथ लंबी है, और अब आपका ये तैयार हो गया। तो बताइए ए बी दोनों बराबर हैं और सी लंबी है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सबसे बड़ी सी है, ये सी बॉन्ड लेंथ हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई। अब बताइए ये बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है, ये वाला 120 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। बच्चों देखो कैसे, ऐसा जब आप ऐसा रखोगे तो ये देखो, ये वाला और पेन 90 है और ये वाला और पेन 90 है, तो कैसा हो गया आपका, अल्फा बीटा कितना हो गया 90 और गामा कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री, यही है ना टीचर, क्यों बच्चों, यस हेक्सागोनल का। तो बस
बस ऐसे आप थोड़ा सा इसको कैसे पहचानना, ऐसे रखना, ऐसे कि यार हेक्सागोनल में दो आर्म ऐसी है, ये ऐसे देखना इसको, तो ये वाला 90 होगा, ये वाला 90 होगा और ये वाला 120 हो जाएगा बस। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें जेड का वैल्यू फाइंड करना है। जेड, इसमें जेड का वैल्यू किसी को याद है कितना होता है? जेड का वैल्यू यूनिट सेल कांस्टेंट 6। चलो मैं फटाफट करके बता देता हूं इसको, जेड का वैल्यू बोलो। ये देखिए जेड, एक कॉर्नर एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे 6 नीचे हैं ये इस तरह से, और ये आपका ये कॉर्नर का एटम है 6, और ये 6 तो 12 है। अब बताइए ये कितने के हिस्से में है? ऐसा अगर तुम दूसरा बनाओगे, ये बताओ पहले, जल्दी बताओ ये कितने के हिस्से में आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कॉर्नर का एटम कितने, ये कॉर्नर के एटम का कितना पार्ट इसमें आ रहा है? बताइए कितना पार्ट आएगा? 1/6 हाँ 1/6। ये देखो ऊपर बना देता हूं मैं ये वाला, तो ये इसको ऐसा देखिए, ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल 3 दिख रहे हैं, तो अपने को लगने लगा सर ये तो 1/3। नहीं बच्चों, इसके ऊपर एक और है, ये देखो इसके ऊपर एक और है, और इसके ऊपर भी एक और है, तो ये जो आएगा 1/6। तो आपका 12 है, ये 6 ऊपर है 6 नीचे है, इंटू 1/6 कर दीजिए, ये कॉर्नर वाले हो गए। अब ये है फेस का, ये वाला हो गया फेस का, ये वाला हो गया आपका, ये लिख दिया 1/6, ये हो गया फेस का। तो फेस का तो हमेशा होता है 1/2, तो बेटा फेस पर 2 है इंटू 1/2, और बॉडी के अंदर ये 3 ऐसे होते हैं, 1 2 3, ये किसी के हिस्से में नहीं है, ये 3 है। बताओ कितना दिखाई देने लगा तुमको? यूनिट सेल कांस्टेंट जेड का वैल्यू 6 आ गया समझ में? ये है बहुत इंपॉर्टेंट जेड का वैल्यू, क्योंकि जेड से ही बाकी के कैलकुलेशन आपके होंगे, तो आप जेड नहीं भूलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका एक यूनिट सेल HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में। ये HCP हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में। जेड का वैल्यू दैट इज यूनिट सेल कांस्टेंट या नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। और ये तैयार हो गया। ऐसे कितने होते हैं, कितने यूनिट सेल बनते हैं? केवल एक ही हेक्सागोनल में, एक ही आपका ब्रेवियन लैटिस होता है। चलिए अब हो गया कौन कौन से हेक्सागोनल हो गया? ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। बेटा ट्राइक्लिनिक को कैसे याद रखवाया था? हाईली डिफॉर्म्ड, जिसमें कोई भी तीनों बॉन्ड एंगल बराबर नहीं, तीनों लेंथ बराबर नहीं, तीनों चीजें इक्वल नहीं। तो ट्राइक्लिनिक में तीनों चीजें मतलब ए बी सी तीनों इक्वल नहीं। ट्राइक्लिनिक में अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं, और 90 डिग्री भी नहीं। तो जब ये फीचर मिले, हाईली डिफॉर्म्ड क्रिस्टल है ये यूनिट सेल, तो ये आपका कहलाता है ट्राइक्लिनिक। और ऐसा एक होता है ब्रावियन लैटिस में। बस ऐसे याद रखिए बच्चों। नेक्स्ट, अब कौन सा बचा है बताओ? टेट्रागोनल मोनोक्लिनिक है ना, मोनोक्लिनिक। किसको, ये सब तो मैंने याद करा दिए थे फटाफट, कभी भूलने वाली बात नहीं है। लेकिन मोनोक्लिनिक कैसे याद रखोगे? मोनोक्लिनिक में ए बी सी तीनों आर्म इक्वल नहीं है, ठीक है, तीनों आर्म्स इक्वल नहीं है। और इसका एंगल बोलो जल्दी से, एंगल बोलो, एंगल बोलो। अल्फा गामा का 90 और बीटा अल्फा गामा 90 होता है, बीटा नॉन ये होता है, और बीटा इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। ये इसका फीचर है, समझ गए? तो ये इसको ऐसे ध्यान रखना। थोड़ा सा मोनोक्लिनिक को लिख लेना। मैंने आपको बताया है एक डायरी आप बनाते चलो, इतनी बड़ी विथ पॉकेट डायरी,
जिसमें जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ा कि यार अब हमारा पूरा क्लियर है, लेकिन ये नालायक है मोनोक्लिनिक याद नहीं रह रहा है। मोनोक्लिनिक बस लिख लिया आपने डायरी में, और आपको जब जरूरत पड़े तो देख लिया, पहले लिख के देख लिया कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं, नहीं तो फिर डायरी से मिला के देख लिया। ठीक है, तो डायरी आप बना लो ताकि आपको, मैं बता रहा हूँ सुपर कॉन्फिडेंस के लिए डायरी बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ वो चीज आपको इसमें ऐड करना है जो आपको इमीडिएट याद नहीं रह पा रही। सब पूरी नहीं तो बोले सबकी हर चैप्टर की एक एक डायरी बना डाली आपने, ऐसा नहीं करना। एक डायरी में पूरी दुनिया लिख डालना, बस वो जो याद नहीं हो रहा है, बाकी सब तो अपनी कॉपी में लिखा है। ये लास्ट के लिए बिल्कुल एकदम, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी डाउन नहीं होगा। पूरे सिलेक्शन की एक ही चीज है कॉन्फिडेंस, एक ही वस्तु, एक ही सब कुछ कॉन्फिडेंस। पर जहां जिसने कॉन्फिडेंस नहीं खोया वो जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख लेना, पेपर इतना आसान आएगा, आपको अखरेगा कि यार ये तो हम हर कुछ करते रहे। मैंने आपको बिल्कुल लीक पे चलाया है, कोशिश की है कि सही आए, अब अपनी किस्मत भी है फिर। चलिए, तो सॉलिड स्टेट की ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सारे पैरामीटर्स क्लियर हो जाने चाहिए। अब बताइए, अब हमको छोटी सी अगली बात देखना, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। तो क्लोज्ड पैकिंग सबको याद आना चाहिए। क्लोज पैकिंग में वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, बोलो केवल एक लाइन पर सारे एटम्स को रख दीजिए, तो ये हो जाएगी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बस। और वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में किसी भी एटम का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो एक ये दिख रहा है, एक ये, दो एटम टच कर रहे हैं, नंबर ऑफ टचिंग एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस एटम का नियरेस्ट ये है और ये है, दो एटम इसे टच कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाई। एक लाइन पर, केवल एक लाइन पर एटम्स को अरेंज कर देना है बस। छोटे बच्चों की अपन ने वो स्लेटें देखी है ना बचपन में, जिनमें वो गुरिये लगे रहते थे, ठीक है, बस वो गुरिये लगे हैं समझ लो। माला, अजय मैं माला पहने हूँ यार, ये माला को बिल्कुल सीधा देखो, बिल्कुल एकदम सीधा, तो बस ये तैयार हो गया आपका वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कितने होते हैं पार्ट? टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन का मतलब आप लेयर बना रहे हैं, एक लेयर बनाई आपने इस तरह से, ये लेयर आप बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। एक रो है ये दूसरी रो है, ये लेयर बन रही है अब आपकी, ये देखिए इस तरह से, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो है, ये रो है, ये तीसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, ये चौथी रो हो गई, ये देखिए इस तरह से आपकी एक चौथी रो हो जाएगी। आप चाहे ऐसी बने या आप चाहे ऐसा देखें इसको, चाहे आप ऐसा देखें, बिल्कुल कैसा दिख रहा है बिलो स्क्वायर। ये देखिए पॉइंट लगा रहा हूं मैं, ये पूरा यहां से यहां तक आपका ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, भूलना नहीं, इतना मत करना, ये ऐसा ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? एक ये टच कर रहा है, फिर ये नहीं टच, दूसरा ये टच कर रहा है, तीसरा ये टच कर रहा है और चौथा 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो 4। और इस क्लोज पैकिंग का नाम हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार ये जो वाइड बन रही है, ये जो वाइड है, ये स्क्वायर वाइड है, ये देखो ये स्क्वायर वाइड है, स्क्वायर वाइड दिख रही है कि नहीं? स्क्वायर वाइड कितने एटम्स से मिलके बन रही है? एक एटम से कितनी स्क्वायर वाइड एसोसिएटेड है? जल्दी बताइए, याद है तुम लोग को कि नहीं? ये स्क्वायर वाइड देखो, ये स्क्वायर वाइड है, ये क्यों बच्चों? स्क्वायर वाइड है, ये दिख रही है स्क्वायर वाइड, ये मैं ऐसा बना रहा हूं,
ये स्क्वायर वाइड है। इस स्क्वायर वाइड को बनाने के लिए एक वाइड बनाना है मुझे। एक वाइड के लिए कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी मुझे? 4. नंबर ऑफ एटम्स पर स्क्वायर वाइड। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि स्क्वायर क्लोज स्पेकिंग में एक वाइड को बनाने के लिए नंबर ऑफ एटम्स की कितने की जरूरत पड़ रही है, तो काउंट करो। ये आप बोले सर स्क्वायर वाइड में एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम। नहीं बच्चों, इस एटम का यहां तक का हिस्सा आ रहा है, ये देखो यहां तक का हिस्सा आ रहा है इस एटम का, ये आ रहा है। फिर इस एटम का यहां तक का हिस्सा आ रहा है, फिर इस एटम का यहां तक का हिस्सा आ रहा है, इस एटम का यहां तक का हिस्सा आ रहा है। बताओ एक एटम कितनी वाइड बना रहा है यार? 1 2 3 4, मतलब इस एटम से 4 बन रही, तो इसका कितना हिस्सा दिख रहा है तुमको? देखो जल्दी, ये 1/4, ये 1/4 दिख रहा है, ये 1/4 दिख रहा है, ये 1/4। एक एटम का दिखने में 4 एटम है, दिखने में 1 2 3 4 एटम, पर वाइड बनाने के लिए एक एक एटम का 1/4। तो ये आपका आंसर 1। तो नंबर ऑफ एटम्स पर स्क्वायर वाइड 1, और उल्टा कर दो नंबर ऑफ वाइड पर स्क्वायर एटम, तो भी बनाएगा। करके देख लो, करके देख लो, सब कराए हैं मैंने तुमको। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन कभी बाई चांस आ सकता है। नंबर ऑफ एटम्स पर स्क्वायर वाइड, नंबर ऑफ वाइड पर स्क्वायर एटम पर एटम, तो ए स्क्वायर क्लोज स्पेकिंग हुई। स्क्वायर क्लोज स्पेकिंग में यहाँ देखो पहली रो का अरेंजमेंट ए हुआ, दूसरी रो उसी पर रखी है सीधी, इसका अरेंजमेंट भी है। तीसरी रो उसी के ऊपर रखी है सिर पे, इसका भी ये है। चौथी रो इस पे रखी है, ये भी ये है। कैसा पैटर्न बना स्क्वायर क्लोज स्पेकिंग में? जल्दी बोलो, कैसा पैटर्न बना स्क्वायर क्लोज स्पेकिंग में? ए टाइप का पैटर्न। कैसे बन रहा है समझ आ गया? अरे ये सब एक दूसरे के सिर पे बैठे हैं, बिल्कुल ये जैसी ये लाइन बनाई बिल्कुल वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है। तो कैसा पैटर्न बन रहा है स्क्वायर क्लोज स्पेकिंग में? बोलो ए ए ए ए ए, ये लिख दिया मैंने, ए ए ए ए ए पैटर्न बन रहा है। आ गया समझ में पूरा? Yes, sir. नेक्स्ट, हेक्सागोनल क्लोज स्पेकिंग। हेक्सागोनल क्लोज स्पेकिंग इन 2 डायमेंशन। बात है इन 2 डायमेंशन की। हेक्सागोनल, देखिए ये पहली लेयर बोल दिया मैंने, पहली रो, ये फर्स्ट रो हो गया। ये सेकंड रो देखिए, यहां इसके सिर पे नहीं बिठाया, इन दोनों की खाली जगह में ये बिठा दिया है आपने इस तरह से, ये ठीक है। फिर तीसरा जब आप बनाओ तो ये आ रहा है, ये देखिए इसके सिर पे ये इसका सिर आ रहा है, इसके सिर पर इसका सिर आ रहा है, ये इसके सिर पर इसका सिर आ रहा है। थर्ड रो, ये सेकंड रो हो गया, थर्ड रो है। ये लेयर एक ही लेयर है, शीट बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल नहीं है बच्चों, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल है। फिर ये देखिए, ये देखो इसके सिर पर इसका सिर आ रहा है, इसके सिर पर इसका सिर आ रहा है, इस तरह से। अब बताओ थर्ड जब आप फोर्थ हो गया, तो ध्यान देना 1 और इसके नीचे फिर अगर आप एक और लेयर बनाओगे, ये देखो तो इसका सिर और इसका सिर एक लाइन में आ रहे हैं, इनका सिर, मतलब रो नंबर 1, रो नंबर 3, रो नंबर 5 ये अलाइंड है, ये रो अलाइंड है, 1 3 5 ये अलाइंड है बेटा, और इसका सिर इसके सिर पर आ रहा है। तो रो नंबर 2, रो नंबर 4, रो नंबर 6 ये अलाइंड है। समझ गए? आप बताओ कैसा पैटर्न? यदि मैंने रो 1 को ए नाम दिया, तो रो 3 को ए नाम दूंगा, तो रो 5 को ए नाम दूंगा, और रो 2 को मैं नाम दूंगा क्या? बी। रो 4 को फिर बी, रो 6 को फिर बी। अब बताओ पैटर्न कैसा दिख रहा है हेक्सागोनल में? 2 डायमेंशनल है ये। 2 डायमेंशनल का मतलब मुझे केवल एक शीट बनाना है, ये ऐसा एक शीट बनाई है मैंने, केवल एक।
तो और ये रो क्लास, जैसे अपनी क्लास बैठी हो, क्लास में एक रो नंबर 1 2 3 4 ऐसी होती है, और इस तरह से अरेंजमेंट आपका क्लास का हो गया। और यहाँ देखिए ये बन रहा है आपका, ये देखिए ये आपका बन रहा है हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये हो गया तैयार आपका हेक्सागोनल। अब बताओ अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं, 2 वहां पर क्वेश्चन जब आए तो ये जरूर देख लेना कि 2 डायमेंशन की बात की जा रही है कि 3 डायमेंशन की। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अब ये जो वाइड आप देख रहे हो, ये वाइड को काउंट करो, ये वाइड कौन सी वाइड कहला रही है जल्दी बताओ? ट्राइगोनल वाइड है, ये ट्राइगोनल वाइड है बेटा, ट्राइगोनल वाइड, ये ट्राइगोनल वाइड। मैं क्वेश्चन पूछूं कि ट्राइगोनल वाइड कितने एटम्स से मिलकर के बन रही है, तो आप आंसर क्या देंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर, नंबर ऑफ एटम्स पर वाइड फॉर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशनल लैटिस। तो आंसर दीजिए मुझे, क्वेश्चन लिख दूं? इतना टाइम अपनी कॉपी निकालते जाएं और पढ़ते भी जाएं। क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्फीयर्स, स्फीयर्स बोलिए या एटम्स बोलिए, नंबर ऑफ एटम्स पर ट्रायंगुलर वाइड, यानी एक ट्रायंगुलर वाइड के बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में आप कितने स्फीयर्स बताएंगे इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन लैटिस, 2 डायमेंशन लैटिस, बताइए। अरे यार बच्चों ये देखो, ये इतना इतना हिस्सा एक एटम बना रहा है, इतना हिस्सा, ये ऐसे एक एटम से 6 वाइड बनेंगे यार, 1 2 3 4 5 6, माने एक एटम 6 वाइड बना रहा है यार। और आपसे मैं पर वाइड पूछ रहा हूं, और एटम कितने दिख रहे हैं? देखो एक एटम ये दिख रहा है, दूसरा एटम ये दिख रहा है, तीसरा एटम ये दिख रहा है। मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, इस वाइड को बनाने के लिए मुझे 3 एटम की जरूरत पड़ी, 1 2 3, पर एक एटम का 1/6 पार्ट ही काम कर रहा है, तो बताइए कितना आया? हाफ। आंसर क्या होगा? हाफ। नंबर ऑफ स्फीयर पर ट्रायंगुलर वाइड इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशन लैटिस। तो एक वाइड बनने के लिए दिख तो रहे हैं 3 एटम लगे हुए कि आप 3 से बन रहा, नहीं, एक एटम का कितना हिस्सा है? ये हिस्सा, इतना हिस्सा है 1/6, फिर ये वाला बन रहा है, ये 1/6 बना, फिर ये 1/6 है, फिर ये 1/6 है, फिर ये 1/6 है, फिर ये 1/6 है। तो एक एटम का 1/6 पार्ट एक वाइड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, और हमारे पास 3 एटम 1 2 3 एटम्स हैं, तो बताइए कितने एटम्स होने चाहिए पर वाइड? समझ आ गया? लिखा है आपने? नहीं लिखा है, ये देखिए आपकी कॉपी में। हेलो बच्चों। यस सर। अरे यार क्लियर होना चाहिए। अब मैं उल्टा पूछ लूं, नंबर ऑफ वाइड्स पर एटम, ठीक है, इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशनल लैटिस। अब मैंने एक एटम की बात की, एक एटम बनाने में कितनी वाइड लग रही है? तो बच्चों देखो एक एटम बनाने में 6 वाइड, बोले ये देखो एक वाइड ये दिख रही है, दूसरी वाइड, तीसरी वाइड, चौथी वाइड, पांचवी और ये छठवीं वाइड। वाइड तो 6 है, लेकिन ये वाइड का इतना पार्ट एक एटम बना रहा है, और एक वाइड 3 एटम बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। एक वाइड 3 एटम बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं? उल्टा कर दो तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ।
यहां पर करिए नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम, पर एटम। तो एक एटम ये आप देख रहे हो, इस एटम को बनाने के लिए 6 वॉइड्स लग रही हैं। ये देखिए 1 2 3, ये अच्छे से दिख नहीं रही है, आप इसको ऐसा देख लो, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 वाइट, और एक वाइट का कितना हिस्सा यहाँ पर आ रहा है इस एटम को बनाने के लिए, देखिए जल्दी से, 1/3। यार ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। तो इस एटम को बनाने के लिए 1/3, इस एटम को बनाने के लिए 1/3, और इस एटम को बनाने के लिए 1/3। मैंने ये वाला एटम लिया है, ये वाला। तो कितना आ गया बताइए? 2। आंसर होगा आपका 2। तो नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम आया 2। गलती नहीं करना यार, ये इतने सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो अब क्वेश्चन आए, ये वाला तो आपसे बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आए तो आपसे बन जाएगा। यहाँ पर देखना ये है, फिर रो पूछे जाए तो कौन सी रो का अरेंजमेंट, 1 3 5 अलाइंड है, 2 4 6 अलाइंड है, ए बी पैटर्न, बाबा पैटर्न है, बाबा पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आप यहां पर ध्यान देना, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक रो 2 रो से लेयर बनेगी, उस लेयर के ऊपर फिर लेयर बनेगी, उस लेयर के ऊपर फिर लेयर बनेगी, तो लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसी आएगी। तो सबसे पहले 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान देना, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये है, ये देखिए, ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ये है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान से सुनना, इसको कैसा देखो, इसको ऐसा देखो, ऐसा रखा हुआ देखो, मेरे पास वो वाला बोर्ड नहीं है 3 डायमेंशनल, नहीं तो मैं आपको बतला देता। इसको ऐसा नहीं देखना, इसको ऐसा रखा देखो। अब इसके ऊपर एक और एटम रख दो, इसके ऊपर रख दो, तो आपको कैसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। ये देखो, ये 4 एटम आपने ऐसे रखे, ये 4 ले लिया आपने, ये 4, इसको नहीं देखना, इसके ऊपर रखना है आपको। तो इसके ऊपर आपने ये एटम रखा, 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 तो इसके ऊपर आपने ये वाला, इसके ऊपर आपने ये एटम रख दिया, ये रख दिया इसके ऊपर आपने ये एटम रख दिया, ये रख दिया आपने इसके ऊपर एक एटम।